हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग और ओबीजी नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को जानेंगे और बहुत सारे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी जानेंगे। ये हम लोग का जो वीडियो है पीडियाट्रिक नर्सिंग में, सबसे पहले हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि पिछले प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम हुआ था, जो उसमें कई सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे भी गए थे। जैसे आप लोग को बताएंगे हम कि हेबरडन्स जो फीडर्स है उसका इमेज पूछा गया था, बहुत सारे इमेज पूछे गए थे। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चैनल का आप लोग टेलीग्राम है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं सत्यम नर्सिंग के नाम से। सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर ही हम ये पीडीएफ सभी चीज़ का सेंड करते हैं। चलिए, हम लोग का फर्स्ट जहाँ पर इमेज आप लोग को शो हो रहा है, ये आप लोग को बताना है कि ये किस चीज़ का इमेज है। और ये जो इमेज है ये अभी प्रीवियस नॉर्सेट 9 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नॉर्सेट 9 जो एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्सेट 9 उसमें पूछा गया था इमेज बेस्ड क्वेश्चन में। नॉर्सेट ये पूछा गया था क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेबरडन्स फीडर्स। हेबर्डन फीडर्स इसका नाम है। यहाँ पर एक न्यूज़ स्लाइड लेकर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, न्यूज़ स्लाइड लेकर के। इसका नाम है हेबर्डन्स फीडर्स, नाम लिख लीजिएगा आप लोग। हेबर्डन फीडर इसका नाम है। हेबर्डन फीडर्स इसका नाम है, हेबर्डन फीडर्स। ये जो फीडर्स है इसका एक और अनदर इमेज है, यहाँ पर देख लीजिए। ये जो इमेज है ये बेसिकली यूज लेते हैं हम लोग क्लेफ्ट लिप्स वाले जो पेशेंट होता है, जो पीडियाट्रिक न्यूबॉर्न होता है, उसमें लेते हैं। इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इसका नाम है हेबर्डन फीडर्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए जहाँ पर है, ये बताना है क्या है। ये बेसिकली इमेज जो है, ये जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके बैक पर क्या है, हेयर प्रेजेंट है। आफ्टर बर्थ क्या है, हेयर प्रेजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं लेनुगो। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं लेनुगो। लेनुगो इसको बोला जाता है, लेनुगो, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में। ये किस चीज़ का इमेज है, तो ये लेनुगो का आफ्टर बर्थ होता है। प्री टर्म जो बेबी होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है लेनुगो, और जो पोस्ट टर्म जो टर्म वाले होते हैं उसमें कम देखने को मिलता है। प्री टर्म मतलब कि 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले बेबी डिलीवर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है लेनुगो। इमेज बेस इसको याद रखिएगा। एक और इमेज है, ये किस चीज़ का इमेज है, तो ये है, हम लोग बोल सकते हैं कि बर्निक्स कैसियोसा। आप लोग लिख सकते हैं किसका ये इमेज है, तो ये इमेज है बर्निक्स कैसियोसा का। वर्निक्स कैसियोसा, बर्निक्स कैसियोसा क्या होता है कि व्हाइट चीजी लेयर जो होता है न्यूबॉर्न बेबी के बैक पर और एंटीरियर पार्ट्स पर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्निक्स कैसियोसा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इमेज बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूबॉर्न के बर्थ मार्क्स से रिलेटेड आता है। ये जो इमेज है देखिए, न्यूबॉर्न जो उसके फेस पर व्हाइट छोटे छोटे दाना प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं मिलिया। व्हाइट स्पॉट्स प्रेजेंट होता है फेस पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मिलिया, MILLIA। मिलिया क्या होते हैं, तो व्हाइट स्मॉल स्पॉट्स प्रेजेंट इन फेस ऑफ द न्यूबॉर्न इज नोन एज मिलिया, इसको हम लोग मिलिया बोलते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ये जितना भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग का है पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इमेज है, ये इसको बताना है, ये जो लंबोसेक्रल रीजन है और बैक है जो न्यूबॉर्न का, उसके बैक पर ये स्पॉट्स प्रेजेंट है, ब्लैक डार्क कलर के क्या है स्पॉट्स प्रेजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। क्या बोलते हैं इसको, मंगोलियन स्पॉट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। मंगोलियन स्पॉट्स, स्पॉट्स मंगोलियन स्पॉट्स क्या होता है कि जो भी डार्क है, डार्क कलर मोस्ट, इसका रीजन याद रखिएगा, लंबा रीजन होता है वहीं पर प्रेजेंट रहता है।
ये हम लोग का कुछ था इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ये है बर्डन फीडर वाला, ये इमेज पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का है ये ओबीजी नर्सिंग से रिलेटेड, ये प्लासेंटा के एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये हम लोग को बताना है कि कौन से प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी का इमेज है। नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि जो भी प्लासेंटा होता है उसका जो कोड होता है वो सेंटर पार्ट से अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो इमेज आप लोग को देख रही है यहाँ से अटैच है, पेरिफेरल से अटैच है। इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बेटल डोर प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? बेटल डोर प्लासेंटा। प्लासेंटा का जो अम्बिलिकल कोड इंसर्शन है वो पेरीफ्री से होता है, सेंटर पार्ट से ना होकर के पेरीफ्री रीजन से होता है, साइड से होता है। उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बेटल डोर प्लासेंटा। इस इमेज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इमेज ये है अल्ट्रासोनोग्राफी का। अल्ट्रासोनोग्राफी में इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है स्नो स्टोन अपीयरेंस। स्नो स्टोन अपीयरेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाकों में स्नो जो ये होते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं कि बर्फ के पहाड़, उसको बोलते हैं स्नो स्टोन। तो उसके जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है। किस कंडीशंस में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है मोलार प्रेगनेंसी में। किस में देखने को मिलता है? मोलार प्रेगनेंसी। लिख लीजिएगा किसमें स्नो स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। मोलार प्रेगनेंसी का अनदर नेम होता है वेसिकुलर मोल, या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रेटिफोर मोल, या फिर इसका 4 नाम है मोलार प्रेगनेंसी, वेसिकुलर मोल, हाइड्रेटिफोर मोल, या फिर जीटीएन जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। इसी कंडीशंस को बोलते हैं। इस कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी जब भी किया जाता है तो उस कंडीशंस में देखने को मिलता है, हम लोग बोल सकते हैं कि स्नो स्टोन अपीयरेंस। ये एक स्नो स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है चेस्ट एक्सरे में। चेस्ट एक्सरे में यदि स्नो स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज को इंडिकेट करता है, जिस डिजीज का नाम होता है सिलिकोसिस। लिख लीजिएगा किस डिजीज में देखने को मिलता है? तो सिलिकोसिस में। सिलिकोसिस का मतलब होता है कि सिलिका के वजह से, जो भी सिलिका डस्ट के वजह से बीमारी होगा उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज बहुत सारे होते हैं, लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। सिलिकोसिस का मतलब सिलिका डस्ट, उसी प्रकार से होते हैं बागासोसिस। बागासोसिस का मतलब होता है कि शुगर केन डस्ट से जो भी होते हैं उसको बोलते हैं बागासोसिस। बाइसनोसिस डिजीज होता है जो कि कॉटन डस्ट से होता है, और इस बाइसनोसिस डिजीज का अनदर नेम नोरसेट में पूछा था तो वो होता है मंडे फीवर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाइसनोसिस जो डिजीज है किससे होता है? तो कॉटन डस्ट से होता है, ठीक है। लेकिन इसका अनदर नेम क्या है? तो मंडे फीवर बोलते हैं। इसी प्रकार से कि आयरन डस्ट से यदि किसी भी पर्सन को टॉक्सिसिटी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिडेरोसिस। उसी प्रकार से लेड पॉइजनिंग होता है तो उसको प्लम्बिज्म बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये जो हम लोग का इमेज है चेस्ट एक्सरे में स्नो स्टोन अपीयरेंस कौन से डिजीज में देखने को मिलता है, बात किया जाएगा चेस्ट एक्सरे में तो हम लोग बोलेंगे सिलिकोसिस, और वहीं पर बात किया जाएगा कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में देखने को मिलता है तो बोलेंगे हम लोग कि हाइड्रेटिफोर मोल या फिर वेसिकुलर मोल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नोरसेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया था कि ये जो एग्जामिनर है क्या मेजर कर रहा है, कौन से डायमीटर को मेजर कर रहा है। तो हम लोग जब पेल्विक इनलेट के डायमीटर पढ़ते हैं, ट्रू पेल्विक के इनलेट के डायमीटर, तो उसमें पढ़ने को हम लोग को मिलता है तोड़, TOD। टी का मतलब होता है ट्रू कॉन्जुगेट, ओ का मतलब होता है ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, और डी का मतलब होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट में हम लोग बोलते हैं कि अपर पार्ट होता है सेक्रम प्रोमोन्ट्री हाँ सेक्युलर प्रोमोन्ट्री का अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है सिम्फाइविस प्यूबिस का, जिसका लेंथ पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 11 सेंटीमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट। जो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट है अपर पार्ट होता है सेक्रम प्रोमोन्ट्री का, मिड पार्ट होता है सिम्फाइविस प्यूबिस का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल, जिसका डायमीटर बात करें कितना होता है तो होता है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद डायगोनल होता है अपर पार्ट होता है
सेक्रल प्रोमोन्ट्री का लोअर पार्ट होता है सिम्फाइविस प्यूबिस का, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट। और जो डायगोनल कंजुगेट है इसको हम लोग क्लिनिकली असिस्ट करते हैं। तो ये जो इमेज है ये डायगोनल कंजुगेट का इमेज है। किसका है? डायगोनल। एकमात्र पेल्विक डायमीटर जिसको असिस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, होता है डायगोनल कंजुगेट। याद रखिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल कंजुगेट होता है इसका। ये हम लोग का इमेज है। नेक्स्ट इमेज ये है, ये आप लोग को बताने कि किस चीज का इमेज है। देखो भाई, ये तो ना तो एमआरआई का ये इमेज है, ना ही सीटी स्कैन का, और ना ही एक्सरे का है। आप लोग को अब बताने, क्योंकि एमआरआई में पेशेंट अंदर मशीन के अंदर जाता है, सीटी में उसके हेड पर लगता है। ये जो इमेज है ये है रेडिएशन थेरेपी का ही एक टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीथेरेपी। क्या बोलते हैं? टेलीथेरेपी। याद रखिएगा, टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी दो टाइप के रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी के अंदर आता है, जो भी कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उसमें देने को मिलता है। दो टाइप के थेरेपी, एक होता है टेलीथेरेपी, सेकंड होता है ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जबकि इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी हम लोग बोलते हैं ब्रेकीथेरेपी को। टेलीथेरेपी बॉडी के आउटसाइड दिया जाता है, एक्सटर्नल पार्ट्स में, जबकि ब्रेकीथेरेपी की हम लोग बात करें तो बॉडी के अंदर दिया जाता है। ये हो सकता है कि सील्ड और अनसील्ड दो टाइप होते हैं। सील्ड में बॉडी में इम्प्लांट करके दे दिया जाता है ब्रेकी के अंदर। ये जो है हम लोग का टेलीथेरेपी के इमेज है, मतलब कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पर रेडिएशन पेशेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। यूज करते हैं कैंसर वाले पेशेंट में, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का जितना भी अभी तक क्वेश्चंस पढ़े ये था इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम लोग जानेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के और ओबीजी नर्सिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि बिल्स ट्यूमर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्स ट्यूमर एक टाइप का कैंसर है जो कि कौन से, और आप लोग को बता रहे हैं कि बिल्स ट्यूमर क्या है। ट्यूमर का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है एबनॉर्मल टिश्यू का, अनडिविजन टिश्यू का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि बिल्स ट्यूमर, क्या पूछ रहा है? बिल्स ट्यूमर कौन से बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है? तो हम लोग बोलते हैं कि बिल्स ट्यूमर जो है वो किडनी को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन सीन होता है छोटे बच्चों में, बोल सकते हैं कि इन्फेंट में, चिल्ड्रंस में बिल्स ट्यूमर देखने को मिलता है। बिल्स ट्यूमर से रिलेटेड दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिस भी पेशेंट को, जिस भी पर्सन को, जिस भी न्यूबॉर्न को, जिस भी इन्फेंट को यदि बिल्स ट्यूमर हुआ है तो उसमें कंट्रा इंडिकेटेड होता है बायोप्सी, बायोप्सी नहीं करेंगे। सेकेंड क्या होता है कि उसमें पल्पेशन भी नहीं करती, इसको याद रखिएगा बिल्स ट्यूमर से रिलेटेड। इसमें बायोप्सी क्या होता है? कंट्राइंडिकेटेड होता है। बिल्स ट्यूमर का अलग अलग कैटेगरी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो भी ट्यूमर है ओनली किडनी के कुछ पार्ट्स को अफेक्ट किया है। सेकंड में किडनी को किया है, किडनी के साथ सराउंडिंग रीजन को किया है, जैसे हम लोग होल किडनी, सेकंड में होल किडनी, थर्ड में सराउंडिंग ऑर्गन, और फोर्थ स्टेज में बोथ किडनी अफेक्ट हो जाता है। लिख लीजिएगा इसके स्टेज को, स्टेज से रिलेटेड भी बिल्स ट्यूमर के क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि मतलब कि सम पार्ट्स ऑफ किडनी, लिखिएगा फर्स्ट स्टेज में कि फर्स्ट स्टेज ऑफ बिल्स ट्यूमर में लिखेंगे कि इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, सम इन्वॉल्व लिखिएगा सम पार्ट्स ऑफ किडनी। और सेकेंड स्टेज में होल किडनी, होल किडनी किस में होता है? होल किडनी तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में फर्स्ट किडनी पूरा होता है, उसके साथ सराउंडिंग उसके ऑर्गन हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास, जो भी ऑर्गन है उसके किडनी के सराउंडिंग, वो सभी ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाते हैं स्टेज थर्ड के बिल्स ट्यूमर में। अब फोर्थ जो होता है उसमें बोथ किडनी, दोनों किडनी इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 4 बिल्स ट्यूमर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है, when palpate a abdomen of hypertrophic pyloric stenosis infant the nurse find, एक नर्स है जो कि हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले जो भी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन किस चीज का है? हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला चिल्ड्रन है, उसके एब्डोमेन को पल्पेट कर रही है, तो उसमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगा उस नर्स को? ऑप्शन है रिदमिक पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट इन लोअर एब्डोमेन, डिस्टेंडेड कोलोन होगा, एन ओलाइव साइज मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट, मार्क टेंडर अराउंड एब्डोमेन।
हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है ये हम लोग जानते हैं कि जीआईटी का डिसऑर्डर है, जिसमें एब्डोमेन का जो पाइलोरिक रीजन होता है वहां पर उस पाइलोरिक वाले मसल्स का हाइपरट्रोफी हो जाता है, एबनॉर्मल जो वहाँ पर का मास है एक्यूमुलेट हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है जिस भी पेशेंट में, उसमें 3P साइन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो 3P साइन, याद रखिएगा 3P साइन देखने को मिलता है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। क्या क्या होते हैं उसको लिखिएगा। फर्स्ट, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जो कि कार्डिनल सिम्टम्स होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। फर्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। सेकेंड लिखेंगे कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है विजिबल होगा लेफ्ट टू राइट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किस तरह से होता है? तो लेफ्ट से राइट होता है, ना कि राइट से लेफ्ट, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। थर्ड होता है कि पल्पेबल होगा ओलाइव शेप मास। पल्पेबल क्या होगा? ओलाइव शेप मास। और ये जो ओलाइव शेप मास के क्वेश्चन है, मिलिट्री नर्स एमएनएस जो था मिलिट्री नर्स सुपरिटेंडेंट, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलाइव शेप मास कौन से डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले में। 3P याद रखेगा। वैसे बात करें 3P साइन को तो और देखने को मिलता है हम लोग को डायबिटीज मेलाइटस वाले में, जिसमें होता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। 3P साइन से रिलेटेड आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस among a 3 month to 3 years old child is suspected to have। एक चाइल्ड है 3 मंथ से 3 इयर्स का बीच के है, उसमें करंट जेली लाइक डायरेक्ट पूछ रहा है कि करंट जेली लाइक क्या देखने को मिल रहा है? स्टूल देखने को मिल रहा है। तो कौन से डिजीज कंडीशन हम लोग सस्पेक्ट करेंगे? तो इसमें हम लोग को जानते हैं कि करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है इनटू ससेप्शन में। हर्चुप्रम्स जो डिजीज होता है हर्चुप्रम्स, उसमें देखने को मिलता है रेड रिबन लाइक स्टूल। इसमें क्या देखने को मिलता है? तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें देखने को मिलता है रिबन लाइक स्टूल। एक सेकेंड, इसमें देखने को हम लोग को मिलता है रिबन लाइक स्टूल। रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है किसमें? तो हम लोग बोलेंगे कि देखने को मिलता है हर्चुस्प्रम्स डिजीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सनकेन फोंटेनेल इज साइन ऑफ। सनकेन फोंटेनेल किस चीज का साइन है? टर्नर सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलस, डाउन सिंड्रोम या फिर डिहाइड्रेशन। सनकेन फोंटेनेल और एक होता है बल्जिंग फोंटेनेल। सनकेन फोंटेनेल का मतलब कि जो फोंटेनेल्स होता है, फोंटेनेल्स दो होते हैं, एक होता है एंटेरियर फोंटेनेल्स और एक होता है पोस्टेरियर फोंटेनेल्स। एंटेरियर फोंटेनेल्स का दूसरा नाम होता है लेम्डा, सॉरी ब्रेगमा, और पोस्टेरियर का नाम होता है लेम्डा। जो एंटेरियर फोंटेनेल्स है जिसको हम लोग ब्रेगमा बोलते हैं, इसका क्लोजिंग टाइम एग्जाम में पूछा जाता है तो बोलेंगे 18 मंथ। जो लेम्डा है जिसको पोस्टेरियर फोंटेनेल्स बोलते हैं, इसका क्लोजिंग टाइम होता है 1.5 मंथ। 18 मंथ और 1.5 मंथ, इसको याद रखिएगा। एंटेरियर फोंटेनेल्स आगे जो होते हैं, इसका डिप्रेस्ड हो जाना जिसको हम लोग बोलते हैं संकन, मतलब धंस जाना। धंसे का जिस कंडीशन में, उस कंडीशन का नाम है डिहाइड्रेशन। यानी कि संकन फोंटेनेल्स देखने को मिलेगा कौन से कंडीशंस में? तो हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन वाले में। कौन से में? तो डिहाइड्रेशन में। यदि बात करें कि बल्जिंग फोंटेनेल्स कौन से कंडीशंस में देखने को मिलेगा, तो हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट में या फिर जिस भी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब कि इंट्राक्रेनियल के अंदर जो भी प्रेशर है, प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, उसमें देखने को क्या मिलता है? तो देखने को मिलेगा बल्जिंग फोंटेनेल्स। लिख लीजिएगा बल्जिंग फोंटेनेल्स। बल्जिंग, बल्जिंग का मतलब कि उभरा हुआ, बल्जिंग। बल्जिंग देखने को मिलेगा हाइड्रोसिफिलस में भी। किसमें देखने को मिलेगा? तो हाइड्रोसिफिलस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 कौन से बीमारी के लिए उसमें लिए जाते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि क्लेफ्ट लिप्स वाले में लिए जाते हैं। अब रूल ऑफ 10 क्या होते हैं इसको आप लोग याद रखिएगा कि रूल ऑफ 10 में होते हैं कि जो भी न्यू बर्न है उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम होना चाहिए, उसका वेट 10 LBS होना चाहिए, और जो भी न्यू बर्न है, जो भी इन्फेंट, उसका एज 10 वीक होना चाहिए। ये लेते हैं हम लोग रूल ऑफ 10 लेते हैं क्लेफ्ट लिप्स वाले में। रूल ऑफ 9 हम लोग लेते हैं बर्न वाले पेशेंट में। एक आता है रूल ऑफ 8 जो कि लेते हैं DUB में।
डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग जो होते हैं उसमें लेने देखने को मिलता है। रूल ऑफ 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए डिटेल में बताएंगे। जो भी सीरीज हम लोग का नर्सिंग सीरीज एपिसोड नंबर 8 होगा उसमें डिटेल में बताएंगे रूल ऑफ 8 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन। क्लेफ्ट लिप जो सर्जरी है कितने एज टाइम पीरियड पर कर देने चाहिए डन होता है, तो होता है 3 to 6 मंथ। कितने टाइम पर होता है 3 to 6 मंथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेलियर टू पास मिकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर्स लाइफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, पुअर फीडिंग हो रहे एंड इम्पटी रेक्टम आर फाइंडिंग ऑफ। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि जो भी फेलियर टू पास मिकोनियम होता है वो सिर्फ ही एक कंडीशंस में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्चुस्प्रम्स डिजीज। क्या बोलते हैं? हर्चुस्प्रम्स डिजीज बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। ये हर्चुस्प्रम्स डिजीज का दूसरा नाम होता है एगोंगोलेनिक या फिर मेगा कोलोनिसी को बोला जाता है। ये जो डिजीज है इसमें गैंग्लियोनिक सेल जो होता है वो अब्सेंट होता है, जिसके वजह से होता है रेक्टम में जो गैंग्लियोनिक कोलोन में जो भी गैंग्लियोनिक सेल होता है वो अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसका नाम है एगोंगलियोनिक सेल। जो वो करता है कि मूवमेंट कराता है फीकल मटेरियल को। ये सेल अब्सेंट होने की वजह से फीकल मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए जो भी न्यूबॉर्न है जो भी फीटस है वो मिकोनियम अपना पास नहीं कर पाता है, जो कि कंडीशंस देखने को मिलता है हर्चुस्प्रम्स वाले में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बेड वेटिंग बाय अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 years इज रेफर्ड एज। बेड वेटिंग का मतलब होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी चाइल्ड है वो यूरिनेशन कर दे रहा है बेड पर, उसको हम लोग बोलते हैं बेड वेटिंग। ये जो भी करते हैं 5 साल के बाद, ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि टर्म्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनुरेसिस। क्या बोलते हैं? एनुरेसिस बोलते हैं। बेड वेटिंग का दूसरा नाम क्या होता है? तो एनुरेसिस होता है, याद रखिएगा। बेड वेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो एंटी डिप्रेसेंट TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। उसके अंदर एक मेडिसिन आता है, लिख लीजिएगा इमिप्रामिन। इमिप्रामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेड वेटिंग, याद रखिएगा। अब कोई बेबी होता है जो कि बेड पर हम लोग बोलते हैं कि 5 साल के बाद स्टूल पास कर देता है, उस टर्म्स को बोलते हैं इनकोप्रोसिस। क्या बोलते हैं? इनकोप्रोसिस। इनकोप्रोसिस का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा कि स्टूल पास कर देता है। स्टूल पास कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकोप्रोसिस। और सुतले टाइम में बड़बड़ाता है, हम लोग बोलते हैं ना कि सुते टाइम में भी बौगा रहा है या फिर बोल रहा है कुछ भी, उस कंडीशंस को बोलते हैं सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म का मतलब है कि स्लीपिंग टाइम में भी स्पीकिंग करना, बोलना। और इमेसिस का मतलब होता है कि इमेसिस का मतलब वोमिटिंग जैसा अर्ज होना, वोमिटिंग आना, उसको हम लोग इमेसी बोलते हैं। ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि फेलियर टू टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटम इज कॉल्ड एज। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म। देखिए जो भी टेस्टिस होता है 34 वीक और ऑफ जेस्टेशन पर एब्डोमिनल कैविटी से थ्रू इनलिंगुअल कैनाल स्क्रोटम में आता है। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि 34 वीक पर टेस्टिस स्टार्ट होता है डिसेंड डाउन होना। यदि कोई भी प्रीटर्म बेबी है तो उसमें टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ रहेगा तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे क्रिप्टोकार्डिज्म। क्यों? क्योंकि वो प्री टर्म है। यदि टर्म्स प्रेगनेंसी के बाद भी इस तरीके के कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म। क्रिप्टोकार्डिज्म के मतलब क्या होता है कि फेलियर टू डिसेंड टेस्टिस। नॉर्मल कितने टाइम पर डिसेंड होता है? तो 34 वीक्स पर। किसके थ्रू होता है? तो इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू होता है। टेस्टिस का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है? तो एब्डोमिनल कैविटी पर होता है। क्यों यहाँ पर स्क्रोटम आ जाता है? क्योंकि एक प्रोसेस मेल में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से लिख लीजिएगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। कितना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस होने के लिए। तो ये हम लोग का वीडियो आज का हो गया ओबीजी नर्सिंग और पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड। काफ़ी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग जाने। हेबेडन्स फीडर्स, इसको याद रखिएगा, ये अभी नोटसेट 9 में पूछा गया था इसलिए आप लोग को बताएं। उसके बाद मिलिया क्या है, मंगोलियन स्पोर्ट्स क्या है, उसके बाद बर्निक्स कैसियोसा को जाने हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को जाने।
वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग सीरीज के ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में। तब तक के लिए जय राम जी की।